नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाओं के सचिव राजीव टकरू जी। 26 सितंबर 1955 को जन्मे राजीव टकरू जी 1979 बैच के गुजरात कैडर के तेज तर्रार IAS अधिकारी हैं। गुजरात राज्य और भारत सरकार में तमाम महत्वपूर्ण पदों पर कार्य कर चुके राजीव टकरू जी से आज हम तमाम सवालों पर बातचीत करेंगे। राजीव जी, आपका स्वागत है दूरदर्शन की इस खास पड़ताल एक मुलाकात में। बतौर सचिव आप इस विभाग में करना क्या चाहते हैं? सचिव विभाग में कुछ नहीं करना चाहते, विभाग में अपना काम होता है और सचिव मेरे ख्याल में वही विभाग के लिए उचित है जो विभाग का काम करे। अगर हम अपने कोई गोल बना लेंगे और अपने लिए काम करना शुरू कर देंगे फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो हमारे टारगेट्स हैं, जो हमारे लक्ष्य हैं विभाग के, उनको अगर हमने संतोषकारक तरीके से पूरा कर दिया तो मेरे ख्याल से हमने बहुत काम कर दिया। इस विभाग में क्या क्या चुनौती मानते हैं आप? इस विभाग में देखिए ऐसा है कि एक तो बैंकिंग सेक्टर पूरा है, उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर पूरा है और ये पेंशन फंड्स जो हैं वो हमारे पास पूरा है। और ये तो मोटे मोटे विषय हुए। इनके नीचे बहुत एक विस्तृत सूची है। कई संस्थाएं हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सारे बैंक हैं, लाखों बैंक की ब्रांचें हैं, सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उसमें पब्लिक सेक्टर भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, उनके कायदे, उन रेगुलेटरी एजेंसीज, बहुत मतलब विस्तार से बताना तो खैर यहाँ उचित नहीं है, मगर बड़ा विशाल एक समूह है संस्थाओं का जो इसके नीचे है, तो उन सबके साथ ही व्यवहार करना पड़ता है। राजीव साहब, अभी हमने कुछ समय पहले देखा देश के 3 बड़े प्रमुख निजी बैंकों का एक मामला सामने आया, मनी लॉन्ड्रिंग का। काफी चर्चित हुआ यह मामला। क्या था यह मामला? 3 बड़े बैंकों का 3 निजी बैंक थे, उनके बारे में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उस स्टिंग ऑपरेशन में टीवी पे आया था, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, उसमें उन्होंने बड़े विस्तार से बताया था कि भाई कैसा व्यवहार हो रहा है बैंकों के अंदर जो उचित नहीं है। उसके बाद रिजर्व बैंक ने, जो कि बैंकिंग क्षेत्र का रेगुलेटर है, जो उस पर कंट्रोल रखता है, रिजर्व बैंक ने इन बैंक की ब्रांचों का ऑडिट कराया। ऑडिट कराने के बाद उसकी ऑडिट की रिपोर्ट आ गई। बड़े ध्यान से रिजर्व बैंक ने उसका ऑडिट किया है और इस रिपोर्ट में जो कुछ हकीकत आई है सामने, उसके ऊपर रिजर्व बैंक ने इन तीनों बैंकों को संबोधित किया है, उनसे कहा है कि भाई इन विषयों को वो ध्यान दें। इसमें कुछ संस्था से जुड़ी चीज़ें हैं और कुछ ऐसी चीज़ें थीं उसमें जिसका संस्था से कोई लेना देना नहीं था, मगर उसका जो व्यक्ति विशेष था उससे कुछ हो सकता था वो गलती कर रहा हो, ऐसा प्रतीत हुआ। तो रिजर्व बैंक ने दोनों चीज़ों की तरफ उनका ध्यान आकर्षित किया है और बैंकों से कहा गया है कि वो इसके ऊपर कार्रवाई करें। कार्रवाई बैंक करेंगे, अवश्य करेंगे, क्योंकि ये उनका फ़र्ज़ है। और जब वो कार्रवाई करेंगे और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जवाब देंगे, फिर उस जवाब को देखा जाएगा। उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा कि ये कार्रवाई पूर्ण हो गई या और कुछ करने की ज़रूरत है, तो उस प्रकार कार्रवाई करी जाएगी। और अगर कोई संस्था की तरफ से कोई भूल पाई गई तो फिर रिजर्व बैंक, जो उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में जो उनको सत्ताएं प्राप्त हैं, उसके तहत रिजर्व बैंक अगर कोई समझेगा उचित तो फिर कोई दंड भी करेगा। बतौर सचिव आप इसे कितना गंभीर मामला मानते हैं? गंभीर तो देखिए, बैंक जैसी संस्था में कोई भी गड़बड़ हो हम उसको गंभीर मानते हैं। इसका एक कारण है। साधारण तौर पे अगर देखा जाए तो गलतियां होती हैं, गड़बड़ भी हो जाती है कई बार,
साधारण जनजीवन में संस्थाएं गलतियां करती हैं, पर बैंकों में मेरे नज़रिए से गलती करने का स्कोप बहुत कम होता है, क्योंकि बैंक एक ऐसी संस्था है जिसको अपने व्यवहार में बिल्कुल उचित तरीके से काम करना चाहिए। अगर बैंक बेतुके तरीके से काम करना शुरू कर दे या जोखिम लेना शुरू कर दे या कायदे के बाहर जाके काम करना शुरू कर दे, तो इसका परिणाम निवेशकों के ऊपर, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो लोग बैंक के साथ व्यवहार करते हैं, जिनकी पूरी ज़िंदगी में कमाई हुई पूंजी बैंक में रखी हुई है, उनके ऊपर परिणाम बड़ा गंभीर पड़ सकता है। और हमेशा ये आपको याद रखना चाहिए, हम सबको याद रखना चाहिए और बैंकों को भी याद रखना चाहिए कि बैंक जो व्यवहार करते हैं वो अपने पैसे से नहीं करते, वो आपके और मेरे पैसे से व्यवहार करते हैं। हमारी पूंजी जो बैंक में जमा है उससे वो व्यवहार कर रहे हैं। इसलिए जब हम दूसरे के पैसे से व्यवहार करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और ये तो इस प्रकार की संस्था है कि इसको जो इनकी जो मूल सिद्धांत जिसके ऊपर आधारित है वो ये है कि इनको तो बहुत ही सोच समझ के, बहुत फूक फूक के आगे चलना चाहिए। इसलिए मेरी दृष्टि से और कोई संस्था चाहे गलती कर दे और हम उसको एक बार माफ़ भी कर दें या हम कहें कि चलो भाई ठीक है गलती हो जाती है, बैंकों के केस में तो माफ़ करने के पहले भी हमको 5 बार विचार करना पड़ता है, क्योंकि बैंकों के लिए गलती करने का ज़रा सा भी, मेरे ख्याल से ज़रा सी भी कोई छूट छाट देना उचित नहीं होता। टकरू साहब, एक और बड़ा सवाल है, इस मामले का खुलासा स्टिंग ऑपरेशन के जरिए हुआ। यदि स्टिंग ऑपरेशन नहीं होता तो शायद इस गोरख धंधे का पता ही नहीं चल पाता। तो आपको नहीं लगता कि हमारे सिस्टम में जो हमारी एजेंसियां हैं उसके निगरानी में कहीं न कहीं कमी रह जा रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। इसमें एक चीज़ जो स्पष्ट हुई वो ये हुई कि हमारी व्यवस्था में कुछ खामी ज़रूर है। और हमारी व्यवस्था में क्यों, हम कहते हैं कि बैंकों की अपनी अंदरूनी व्यवस्था में भी कुछ खामी है। इन 3 निजी बैंकों के अंदर जो ये चीज़ हुई, ये इनके प्रशासन को ज्ञात होनी चाहिए थी। ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो बैंकों के अंदर भी व्यवस्था को सुधारने की ज़रूरत है और जो रेगुलेटरी रेजीम बाहर है, जो रेगुलेटरी एजेंसीज बाहर हैं, उनको भी इस चीज़ को ध्यान से देखना पड़ेगा और इसको उचित प्रकार से इसका समाधान करना पड़ेगा। वो बिल्कुल आपकी बात सही है और इसको ऑलरेडी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। एक और बड़ा सवाल अभी काफ़ी चर्चित रहा शारदा समूह का। कहा यह जाता है कि सरकार चिटफंड कंपनियों के नियमन के मामले में अपने मौजूदा कानून में सुधार करे समय रहते हुए, तो शायद इस तरह के घोटाले न हो और निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूबे नहीं। समस्या ये है कि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कार्रवाई कर रही हैं जो किसी एक कायदे के तहत कंट्रोल नहीं होती। चिटफंड के कायदे जो हैं वो राज्य सरकारें कंट्रोल करती हैं, उनका ठीक तरह से अमल हो रहा है कि नहीं ये राज्य सरकार ध्यान रखती है। अच्छा, रहा सवाल ये कि अगर पैसे की लेन देन में कोई गड़बड़ होती है तो उसमें CBDT, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये सब बीच में आ जाते हैं। अगर कुछ कलेक्शन अकाउंट्स की गड़बड़ होती है या उसके बारे में कार्रवाई होती है तो सेबी बीच में आ जाते हैं। अगर कोई फ्रॉड हो जाता है तो सीरियस फ्रॉड ऑफिस आ जाता है इसमें, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के नीचे है। सेबी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के नीचे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट CBDT है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के नीचे। स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग संस्था है। और लास्ट में, आखिर में जो कंपनियां ऐसी हैं जो NBFCs हैं या कंपनी हैं और वो डिपॉजिट ले रही हैं, लोगों के पास से उनका पैसा जमा ले रही हैं, उनको RBI एक्ट लागू पड़ता है, तो उसको वो हम लोगों के नीचे आता है, फाइनेंशियल सर्विसेज के नीचे। तो यहाँ एक्चुअली हो क्या रहा है, वास्तव में क्या हो रहा है कि कई सारे अलग अलग विभाग और कई सारे अलग अलग नियम इसमें लागू पड़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी संस्थाएं सो रही हैं।
मगर होता ये है कि जब कई सारे नियम लागू पड़ते हैं तो थोड़ा संकलन का अभाव कई बार हो जाता है, और उसके अभाव की वजह से एक संस्था काम कर भी रही हो तो दूसरी संस्थाओं को कई बार पता ही नहीं चलता कि वहाँ काम हो रहा है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से देखने की ज़रूरत है, और इसके लिए एक उच्च स्तरीय स्थायी समिति भी बना दी गई है माननीय वित्त मंत्री जी के आदेश से। उसमें हर डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव कक्षा के अधिकारी रहेंगे। उसको एक एडिशनल सेक्रेटरी हमारे यहाँ हैं, वो फाइनेंशियल सर्विसेज में, वो उसकी अध्यक्षता करेंगे, और हर महीने उनकी मीटिंग होगी, ज़रूरत पड़ेगी तो और ज़्यादा होगी, जिससे कि कौन क्या कर रहा है ऐसे केसों में वो पता चले। और हम लोगों ने एक और चीज़ सोची है जो कि पहले करने की ज़रूरत थी, मैं मानता हूँ, बट शायद देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आए तो सही। तो बजाय इसके कि हम इंतज़ार करें और हम बैठे रहें कि भाई कोई आफत आए उसके बाद हम कार्रवाई करें, इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब संस्थाएं जो हैं हम लोगों की रेगुलेटरी एजेंसीज़, वो समय से कोई मुसीबत आने के पहले ही कार्रवाई कर लें। और अगर मेरे ख्याल में ये थोड़ा साथ मिल के काम करेंगे, क्योंकि इस केस के अंदर भी हमको अब पता चल रहा है, कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनको शायद 1 वर्ष पहले पता चल गया था कि यहाँ कुछ ठीक नहीं हो रहा है, उचित नहीं हो रहा है, मगर वो जानकारी उन तक सीमित रह गई है। उन्होंने 1-2 लोगों को कहा या नहीं कहा, ठीक से पता नहीं है, मगर और सबको पता के ध्यान पे आया नहीं है, ध्यान उनका आकर्षित हो नहीं पाया ठीक प्रकार से। तो शायद ये स्थायी समिति आ जाएगी तो इस चीज़ को भविष्य में इसको कायदे से देखा जा सकेगा। एक आंकड़े के मुताबिक देश में पंजीकृत चिट फंड कंपनियों की संख्या लगभग 30,000 है, जबकि गैर पंजीकृत चिट फंड कंपनियां इनसे 100 गुना ज्यादा हैं। तो क्या आपका प्लान है कि गैर पंजीकृत चिट फंड कंपनियों पर आप प्रभावी नकेल कस सकें? मैंने अभी आपको कहा कि चिट फंड जो हैं ये राज्य सरकार के कार्य क्षेत्र में आते हैं, इसमें हम लोग तो कोई ख़ास सीधे तौर पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, मगर मेरे ख्याल से अब राज्य सरकारों को भी ये चीज़ ख्याल में आ रही है, क्योंकि कोई सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, ज़िला स्तर का प्रशासन हो, मेरे ख्याल से कोई जिम्मेदार प्रशासनिक व्यवस्था अगर हो तो वो इस को बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि आखिरकार लुटेगा तो आम आदमी। बस वही बात है। एक चीज़ और मैंने देखा कि तकरीबन 2 साल पहले की बात है, केंद्र सरकार ने मौजूदा चिट फंड नियमन कानून 1982 में कुछ संशोधन की बात की थी, लेकिन राज्यों के दबाव में यह पारित नहीं हो पाया। आपने एक तो हकीकत बयां करी। मेरा अपना मानना है निजी कि हमारे देश में कायदे काफ़ी हैं अगर वैसे देखा जाए, और कायदों का अगर हम सही माने में अमलीकरण करें और उनको इम्प्लीमेंट करें जो कायदे हैं, तो काफ़ी असर पड़ सकता है। थोड़ी कमज़ोरी हो सकता है कि इम्प्लीमेंटेशन में है। आप नए नए कायदे बनाते जाइए, उसमें कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना बनाएं, ज़रूरत हो तो ज़रूर बनाएं, और चाहे कितना भी उनको सख्त करें, बट हमको याद रखना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है, किसी भी कायदे से असर तभी पड़ेगा जब कायदा ज़मीन पे अमल में आएगा। कायदा अगर हवा में रहेगा या किताबों में रहेगा तो जो असर हमको चाहिए वो शायद ना पड़े। बतौर वित्तीय सेवाओं के सचिव, देश भर के बैंक आपके अधीन आते हैं। देश में बैंकिंग सिस्टम और ज़्यादा बेहतर हो, इसको लेकर आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, भारत में अभी बैंकिंग सिस्टम प्रमाण में बहुत छोटा है। अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ अभी बहुत बैंकिंग सिस्टम के विस्तार की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे बैंकिंग की व्यवस्था जो है वो हर नागरिक के पास उपलब्ध हो। शहरों में रहने वाले तो उनके घर के आसपास बैंक होते हैं, उनको शायद एहसास भी नहीं होता कि देश के बहुत भाग ऐसे हैं कि जहां हो सकता है 10, 15, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बैंक की कोई शाखा ही ना हो। तो ये मेरे ख्याल से ये हम लोगों की एक बड़ी भारी कमज़ोरी है, जिसको सबसे पहले इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। हमारे पास आज की तारीख़ में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट को अगर मैं कोट करूं, उसके मुताबिक हमारे पास केवल 6.4
3 बैंक की शाखाएं हैं 1 लाख जनता के लिए, जो कि संतोषकारक बिल्कुल नहीं है। और विश्व में अगर देखा जाए तो हम लोग 37 परसेंटाइल पे हैं, जिसका मतलब हुआ कि 63% देश हमसे ज़्यादा बेहतर हालत में है। तो ये हमारे जैसे राष्ट्र के लिए कोई बहुत गर्व की बात नहीं है, सम्मान की बात नहीं है। इसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो ये सरकार का उद्देश्य है कि भाई बैंकिंग की व्यवस्था आप लोगों के पास पहुंचाएं। तो उसके लिए नई शाखाएं खोलना बहुत ज़रूरी है। अभी नए लाइसेंसेस देने की बात आ रही है नए बैंकों को, जिससे और लोग आएँ और नए बैंक खोलें, उनकी शाखाएं आएँ। और इसके अलावा क्योंकि बैंक शाखा खोलने में टाइम लगता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि भाई बिल्डिंग चाहिए, स्टाफ को नौकरी पर रखना पड़ेगा, ज़रा बड़ा काम है, उसमें फिर उस व्यवस्था को खड़े करने में टाइम निकल जाएगा, तब तक तो महीनों निकल जाए। इसलिए सरकार ने सबसे पहले अभी जो योजना शुरू करी है उसे कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। उसमें गांव-गांव में एक पोर्टेबल एटीएम, हाथ में जिसको आप पकड़ सकें, छोटा सा एक मशीन है, उसको लेके बैंक अपना प्रतिनिधि रखेगा। और वो प्रतिनिधि ऐसा होगा कि अगर किसी इंसान का खाता किसी भी बैंक की किसी भी शाखा में हो और वो इस प्रतिनिधि के पास जाए और उसको अपना कार्ड दे और उससे कहे कि मुझे अपने खाते से इतने पैसे निकालने हैं, तो इस छोटी सी मशीन के जरिए वो उस आदमी के पास से पैसे ले सकता है। तो शायद चाहे बैंक की पूरी शाखा आपके द्वार पे ना आए, मगर बैंक की व्यवस्था जो होती है पैसे निकालने की और आगे चल के पैसे जमा करने की, यही बैंक में इंसान करता है। और छोटा आदमी क्या करता है? आम आदमी के पास बैंक आप पहुंचाएंगे, आम आदमी के पास बैंक खुद पहुंच जाएगा, चाहे उसकी ब्रांच लेके ना पहुंचे, मगर बैंक जो उसको लाभ देता है वो लाभ उस इंसान के पास, उसके गांव में, उसके करीब में आके खड़ा हो जाएगा। आपने नए लाइसेंस बैंकों के जारी करने की बात कही। हमारी जानकारी के हिसाब से अभी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के नए लाइसेंस जारी नहीं किए जा रहे हैं। क्यों? कब तक जारी होंगे नए लाइसेंस? जी, रिजर्व बैंक ने इस बारे में जो नई योजना है उसके तहत एप्लीकेशंस मंगवाई हैं और ये एप्लीकेशन 30 जून तक देनी है। तो 30 जून तक हमें आशा है कि बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बैंक के लाइसेंस मांगने आएंगी। उसके बाद रिजर्व बैंक ने जो योजना बनाई है उसके तहत रिजर्व बैंक की एक अपनी आंतरिक समिति होगी। उस आंतरिक समिति में इन एप्लीकेशंस को देखा जाएगा कि भाई ये किस प्रकार की एप्लीकेशन है, इनका ये पार्टी कैसी है, ये बैंक चला पाएंगी नहीं चला पाएंगी, जैसे हम अंग्रेज़ी में ड्यू डिलिजेंस कहते हैं। उसको ज़रा गौर से छान के देखा जाएगा कि इसमें एप्लीकेशन में कोई दम है कि नहीं है। जो उसमें उचित पाई गई वो उसके बाद एक बाहर की समिति होगी रिजर्व बैंक के बाहर की, जिसमें एक्सपर्ट्स होंगे, जिसमें कोई ये ना कह सके कि भाई आपने आपको जो लोग पसंद थे उनको आपने लाइसेंस दे दिए। वो लोग उसको देखेंगे और उनके देखने के बाद दोनों की सिफारिशों के साथ ये जो एप्लीकेशंस चुनी जाएंगी, फिर ये रिजर्व बैंक में उच्च कक्षा पे ले जाई जाएगी और वहाँ पे निर्णय लिया जाएगा कि कितने लोगों को लाइसेंस देना है, कितनी ब्रांचों के लिए लाइसेंस देना है। और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हर चीज़, हर प्रकार से ये कार्रवाई सही तौर पे चलती रही और सही तरीके से चलती रही, तो शायद 31 मार्च अगले साल, यानी कि हमारा वित्तीय वर्ष जब तक पूरा होगा, उसके पहले कुछ नए लाइसेंस ही आपको देखने को मिलेंगे। अभी आप उत्तर प्रदेश गए थे, देश का सबसे बड़ा राज्य है, वित्त मंत्री पी चिदम्बरम भी वहां गए थे और आप लोगों की मुलाकात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के साथ हुई। कई बैंकों का आप लोगों ने उद्घाटन किया। क्या है कार्ययोजना आप लोगों की उत्तर प्रदेश को लेकर? उत्तर प्रदेश में उस रोज़ जिस दिन माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों उपस्थित थे, तो उस दिन 300 शाखाओं का उद्घाटन एक साथ हुआ, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था।
और राज्य की प्रश्नों की चर्चा भी हुई, बैंकिंग क्षेत्र के प्रश्नों की चर्चा हुई, और भी कुछ प्रश्न थे जो वित्त मंत्रालय से संबंधित थे, उनकी चर्चा हुई। और उसके बाद कितनी नई ब्रांचें खोलनी हैं, कितनी नई शाखाएं खोलनी हैं, क्या ज़रूरत है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश वास्तव में ज़रूरत बहुत है और बहुत इलाके ऐसे हैं जहाँ पे शाखाओं को खोलने की ज़रूरत है, तो उसकी भी चर्चा हुई और उसमें पूरी कार्रवाई चल रही है। सब बैंकों से कह दिया गया है, सब अपने कार्य में लगे हैं और मेरे ख्याल से जल्द ही नई नई ब्रांचें खुलती जाएंगी। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी ने अपने बजट भाषण में महिला बैंक की एक बात कही थी। कब तक ये महिला बैंक प्रारंभ होंगे? मंत्री जी ने कहा था कि, बल्कि उन्होंने कहा ही नहीं था, उन्होंने हमारे संसद में घोषणा की थी। मैं बैठा था उस समय अधिकारियों के कक्ष में, सारे एमपीज़ को वो नवंबर में इस उद्घाटन में आमंत्रित करने की घोषणा कर रहे थे। उन्होंने कहा मैं आप सबको नवंबर में आमंत्रित करता हूँ घोषणा में, इस घोषणा के द्वारा। तो उन्होंने तो तारीख ऑलरेडी लगा दी है कि नवंबर में ये ब्रांच खुल जानी चाहिए, तो कार्रवाई हो रही है। कहा जाता है कि विकास के लिए ऋण काफ़ी आवश्यक होता है, लेकिन आज भी हम देखते हैं गांव देहात में ऋण के लिए काफ़ी चक्कर लगाना पड़ता है लोगों को, बैंकों का, और कई बार कमीशन खोरी का भी शिकार होना पड़ता है। ऐसे में क्या कुछ आपका विभाग करेगा कि आम जरूरतमंद को बिना कमीशन खोरी के ऋण मिल सके? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, भाई कमीशन का सवाल ही नहीं उठता। रिजर्व बैंक ने बहुत स्पष्ट अपने सिद्धांत बनाए हैं। हर बैंक को 40% पैसा प्रायोरिटी सेक्टर को देना होता है, और प्रायोरिटी सेक्टर बहुत स्पष्ट रूप से उसकी सूची है, जिसमें खेती, फिर अपना एनिमल हस्बेंड्री, इस तरह के जो ग्रामीण क्षेत्र की जो चीज़ें हैं सारी, ये सब प्रायोरिटी सेक्टर में आती हैं। तो पैसे का आरक्षण करवा दिया गया है, और 40% एक बहुत बड़ी मात्रा होती है बैंकों की। आपको बताते हुए मुझे खुशी है कि कई बैंक ऐसे हैं जो अच्छे खासे 35 और 40% के बीच में हैं। ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी सेक्टर में पैसा नहीं जा रहा है, जा रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस हद तक हो सकता है कि लोगों को ज़रूरत हो, क्योंकि इस देश की ज़रूरत तो बहुत अधिक है और काफ़ी मात्रा में लोगों को ऋण चाहिए, जिस हद तक लोगों को ज़रूरत हो उस हद तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप गुजरात कैडर के वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं, 1979 बैच के। आप गुजरात में भी तमाम पदों पर काम कर चुके हैं, गुजरात सरकार में, और अब भारत सरकार में हैं। क्या मूल अंतर पाते हैं आप राज्य सरकारों की कार्यप्रणाली में और भारत सरकार में? मुझे तो गुजरात सरकार में भी काम करने में बड़ा मज़ा आया, और कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि हम काम नहीं कर पा रहे हैं। बड़ी अच्छी व्यवस्था है उस राज्य में काम करने की, और हमने, अब तो 34 साल हो गए मुझे सर्विस में आए, तो कई स्तरों पे वहाँ राज्य सरकार में काम किया और हमेशा पूरी आज़ादी मिली काम करने की, और वाकई काम करने का बहुत आनंद आया राज्य सरकार में। और इन 34 वर्ष में से 17 वर्ष मैंने भारत सरकार में बिताए, तो मतलब लगभग 50-50% मेरी सर्विस है राज्य सरकार में और भारत सरकार में। और भारत सरकार में भी मैंने बहुत मज़े से काम किया, इसलिए मैं शायद हो सकता है थोड़ा खुशकिस्मत हूँ कि मैंने ज़्यादा ही मज़ा किया सर्विस में, और अपने काम में मुझे हमेशा मज़ा आया। हालांकि मैं ये भी स्पष्ट कर दूँ, जिससे कि कोई गलत किसी को ख्याल ना आए, मुझे डिपार्टमेंट कई ऐसे मिले अपनी सर्विस में जो कई लोग लेना ना चाहें। मुझे अर्बन पॉवर्टी में मेरी पोस्टिंग हुई, जो कई लोग सोचेंगे कि बड़ा कोई ग्लैमरस विभाग नहीं है। यहाँ अर्बन पॉवर्टी, शहरी गरीबों के लिए क्या काम कर रहे होंगे भारत सरकार में। मुझे बहुत आनंद आया। 3 वर्ष मैंने वहाँ काम किया। मैं 4 वर्ष लाल बहादुर प्रशासन अकादमी में था, जहाँ मैंने ट्रेनिंग का काम किया अधिकारियों का। वहाँ मुझे बहुत आनंद आया। तो इससे 2 ही चीज़ हो सकती हैं कि काम का अपना आनंद है अगर आप लेना चाहें तो, जो कि मैंने हमेशा लिया, अथवा ये हो सकता है कि मुझ में वो खूबी है कि मैं हर जगह आनंद लेने को तैयार रहता हूँ। तो मेरे ख्याल में तो मुझे कहीं भी कोई तकलीफ नहीं हुई। बिल्कुल, जहाँ भी काम करने का मौका मिले अपना बेस्ट देते हैं आप।
हम कोशिश करते हैं कि जितना हमसे हो सके उतना करें, और खुशी हमको इसकी है कि 90% उसका कोई ना कोई परिणाम देखने को हमको मिल जाता है, जिससे हमें काफ़ी संतोष हो जाता है। हर साल सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में बड़ी संख्या में नौजवान लड़के लड़कियां आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं। इनको आपका संदेश क्या है? देखिए, मेरा संदेश तो ये है कि जब आप सर्विस में आते हैं तो आप कुछ उम्मीदें लेके और कुछ करने का कुछ मन में सोच के आते हैं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो पब्लिक सर्विस में आए और ये सोच के ना आए कि मैं कुछ कर बताऊं। शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो हायर सिविल सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूं, उसमें इस वजह से आता है कि भाई मुझे नौकरी करनी है, इससे चलो यहां नौकरी कर लेते हैं। शायद ही कोई हो। 99% लोग ऐसे होते हैं जो कोई ना कोई ड्रीम, कोई आइडियल, कोई स्वप्न अपने दिमाग में लेके सर्विस में आते हैं। तो मैं तो केवल एक सीख दूंगा, और हो सकता है ये प्रैक्टिकल हो सकता है ना प्रैक्टिकल हो। जिस हद तक लोगों को व्यवहारिक लगे उस हद तक वो कोशिश करें। यही मेरी सीख है कि जितने वर्ष वो जो आपके अंदर एक ज्वाला थी, एक आग थी अच्छा करने की, उसको आप जलता रख सकें, उसको बुझने ना दें। जितने वर्ष अपने सर्विस में आप रख सकें उतना आप कोशिश। उम्मीदों की लौ हमेशा जलती रहे। उसको, उम्मीदों की लौ को बहुत संभाल के रखिए, उसको बुझने मत दीजिए। आपको बहुत ठोकरें लगेंगी, तरह तरह की चीजें होंगी आपके साथ, अच्छा होगा, बुरा होगा। बुरी चीज को बहुत ज्यादा ध्यान दिए बिना उसको लौ को बचा के रखिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। जिस दिन वो लौ बुझ गई उस दिन आप निकम्मे हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव टकरू साहब, दूरदर्शन से इस खूबसूरत बातचीत के लिए। तो ये थे भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवाओं के सचिव और वरिष्ठ आईएएस राजीव टकरू जी, जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी के साथ जवाब दिया। हम उम्मीद करते हैं कि राजीव टकरू जी की देखरेख में देश की बैंकिंग सेवाओं में और ज्यादा विस्तार देखने को मिलेगा। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी, ठीक इसी समय आपके अपने लोकप्रिय कार्यक्रम एक मुलाकात में, देश की एक और बड़ी हस्ती के साथ। तब तक नमस्कार।